प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और चैप्टर नंबर 3 के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.6 से 3.10 तक सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 200 किलोग्राम स्फीयर whose diameter is 60 सेंटीमीटर। कहते हैं कि एक स्फीयर है जिसका मैस कितना है 200 किलोग्राम और उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है। अब इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि यहां पर स्फीयर है, तो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या पढ़ा हुआ है? जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर दिया था तो वहां पर आपको मैंने डिफरेंट बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए थे। यहां पर जिसमें से थिन रॉड भी है, रिंग और हुप, सॉलिड सिलेंडर और स्फीयर, ये डिफरेंट बॉडीज थी जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़े थे। यहां पर किसकी बात हो रही है? स्फीयर की बात हो रही है। लिहाजा आपने इस केस में फिर स्फीयर वाला फार्मूला ही यूज करना है और वो फार्मूला क्या था? I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये आपके पास फार्मूला था। इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है। देखिए अगर रॉड की बात करता तो फिर हम 1/12 ml² करते जब उसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होता। अगर रिंग की बात होती तो फिर I इज इक्वल टू mr² यूज करते और अगर सॉलिड डिस्क या सिलेंडर की बात होती तो 1/2 mr²। लेकिन जहां पर स्फीयर की बात हो रही है लिहाजा स्फीयर के केस में आपने ये वाला रिलेशन यूज करना है। इस रिलेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में समझाया हुआ है कि ये किस तरह का रिलेशन है। यहां पर अब सबसे पहली जो हेडिंग हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? डेटा की। क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट पढ़नी होती है, उसके बाद देखना होता है कि उसमें क्या गिवन है, फिर आपने देखना है कि उसमें से फाइंड क्या करना है। गिवन सेट ऑफ डेटा और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को देखते हुए आपने डिसाइड करना होता है कि फार्मूला क्या है, देन उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा की हेडिंग में क्या लिखेंगे? जो कुछ दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या है? मैस। किसका मैस है? मैस ऑफ स्फीयर। तो लिख दीजिए मैस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू m। मैस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 200 किलोग्राम। उसके बाद क्या है? डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए डायमीटर इज इक्वल टू d से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें क्या चाहिए? r चाहिए। सो इसको डाटा में ही हम r में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे? r इज इक्वल टू d/2। क्योंकि देखिए डायमीटर क्या होता है? एक स्फीयर है, यहां से यहां तक ये क्या होता है? डायमीटर। अगर ये सेंटर है तो अब ये जो डायमीटर है इसका हाफ अगर आप फाइंड कर दें, यानी ये जो d है अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास यहां से यहां तक वाला आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहां पर फिर हम क्या करेंगे? r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ओवर 2 कर देंगे तो यहां से आपके पास ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि जो सेंटीमीटर है ये ऐसा यूनिट नहीं है, आपने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेंटी को हटाना पड़ेगा। अब सेंटी क्या है? ये एक प्रीफिक्स है जिसको हम 10⁻⁻² लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। और मीटर क्या है? ऐसा यूनिट। ये प्रीफिक्सेस सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए हुए हैं। तो यहां तक डेटा तो कंप्लीट हो गया क्योंकि यही कुछ हमें गिवन था। अब क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड करना है। तो देन उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की हेडिंग में आपने लिख देना है कि क्या फाइंड करना है। तो फाइंड करना है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? I इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो लिख दीजिए फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे। फार्मूला की हेडिंग लगाने के बाद इसके नीचे फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं I इज इक्वल टू 2/5 mr²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और यहां पर फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन नंबर 1 में m की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद r की ये वाली वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ जाएगा। अब यहां पर सॉल्यूशन के हेडिंग में क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर वैल्यूज पुट कर दें। i इसी तरह से इज इक्वल टू 2/5, m की वैल्यू क्या है 200 किलोग्राम, वो पुट कर दी। उसके बाद r की वैल्यू पुट कर दी 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है। अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर आता है 7.2। यहां से किलोग्राम और मीटर का स्क्वायर, इस तरह मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहां से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। देन नेक्स्ट हेडिंग क्या लगानी है, आंसर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आंसर की हेडिंग में आपने इसी तरह बिल्कुल लिखना है, इस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या कहता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड कि आप इस तरह हेडिंग्स की फॉर्म में सॉल्व करें, डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर। तो यहां पर ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्लास 11 फिजिक्स का। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.7। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इस सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। Assuming the earth radius is 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। कहते हैं कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहां पर मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहता क्या है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यानी हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितना है, इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे और ये h है। h इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, यानी अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर। और यहां पर अर्थ का ऑलमोस्ट सेंटर बन रहा है और अर्थ का जो रेडियस होगा, यानी यहां से यहां तक ये जो है, दिस इज कैपिटल R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, क्योंकि अर्थ की रेडियस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते रहे पहले लेक्चर्स में भी। तो यहां पर R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर हो जाएगा। देन कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इसकी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बताइए जिसके साथ ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी यहां पर हमने ऑर्बिटल स्पीड v फाइंड करनी है। तो ऑर्बिटल स्पीड वाला एक प्रॉपर आर्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाले टॉपिक के साथ पढ़ाया था। तो उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल करके वहां से निकाला था। किस तरह से निकाला था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g/m/r। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सैटेलाइट है जब ये कुछ हाइट पर हो, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट पर हो, तो उस केस में ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। और अगर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो उसका मैंने आपको एक सेपरेट रिलेशन पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अर्थ से काफी डिस्टेंस पर है, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो g है ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये जो r है ये क्या है, एक्चुअली ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल r किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R प्लस h की इक्वल हो जाएगा। यानी इसको और इसको अगर आप प्लस करेंगे तब आपको ये स्मॉल r मिलेगा। तो अब यहां पर फिर सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, डेटा। तो डेटा की हेडिंग में क्या लिख देंगे, जो कुछ सबसे पहले गिवन है। कहते हैं अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर, यानी हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो किस तरह से लिखेंगे, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस से जो सैटेलाइट की हाइट है वो कितनी है, इज इक्वल टू, उसको हमने h कहा हुआ है यहां पर, तो ये 200 किलोमीटर है। अब यहां पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अल्टीट्यूड इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। यहां पर हमने लिखना क्या है, इस स्मॉल r को लिखना है। तो इस स्मॉल r कैसे लिखेंगे, इस कैपिटल R और h को प्लस करके। तो क्या लिखेंगे,
डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, किस तरह से लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर, और ये किसी को है कैपिटल आर प्लस एच के। किस तरह से है? यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है और ये एच है। यहां से यहां तक अगर आपने फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे? इस आर और एच को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना है? 6400 किलोमीटर, तो लिख दीजिए 6400 किलोमीटर, प्लस स्मॉल एच कितना है? 200 किलोमीटर। अब यहां पर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर, तो ये कितना बनेगा? 6600 किलोमीटर। कितना बनेगा? 6600 किलोमीटर। और अगर आप इसको एक्सप्रेस करें किस चीज में? मीटर्स में, तो ये किस तरह से बनेगा? 6600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा? यहां पर इंप्लाइज भी डालते जाइए साथ साथ। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस आपने शिफ्ट की हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहां पर +3 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर हो जाएगा। अब और हमें क्या चाहिए? जी की वैल्यू चाहिए। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि किस तरह से आता है। और यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी किलोग्राम पावर -2। अब यहां पर जी की वैल्यू भी हो चुकी है और आर की वैल्यू भी। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? मैस ऑफ अर्थ। इसको भी डेटा में लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे? मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैस ऑफ अर्थ की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो है 5.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 किलोग्राम। जो आपकी बुक में एग्जांपल्स में वैल्यू लगाई गई है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम है। वो एक्चुअली इसी को राउंड ऑफ करके लगाई गई है। लेकिन इस प्रॉब्लम का जो आंसर आपकी बुक में दिया गया है 7.77 किलोमीटर पर सेकंड, वो उस वक्त ही आता है जब आप मैस ऑफ अर्थ की ये वाली वैल्यू पुट करें। और जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जैसे कि फिजिक्स बाय हॉलिडे, रेंजिक एंड क्रेन, उसमें भी जो मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू दी गई है वो यही दी गई है। लिहाजा इस न्यूमेरिकल में हमें यही वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी जाकर बुक वाला आंसर आएगा। तो यहां पर फिर मैस ऑफ अर्थ की यही वैल्यू लिखेंगे 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? रिक्वायर्ड। क्या हेडिंग होगी? रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या चीज है? ऑर्बिटल स्पीड, यानी ये जो सैटेलाइट है इसकी हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन फार्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो इसको उठाकर लिख दीजिए फार्मूला। फार्मूला की हेडिंग लगाइए और फार्मूला में यही वाला फार्मूला उठाकर लिख दीजिए v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अवर स्मॉल r, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है? इसी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को उठाकर पुट करना है। ये जो वैल्यूज हमने डेटा में लिखी हैं इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो वहां से हमें ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो किस तरह से करेंगे? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज लगा दीजिए। जी की वैल्यू ये वाली लगानी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मैस ऑफ अर्थ की वाली वैल्यू 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। और उसके बाद यहां पर नीचे आर की वैल्यू लगानी है और आर की वैल्यू है 6600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर कुछ इस तरह से आता है 777 आगे समथिंग चलता जाता है। अगर आप उसको राउंड ऑफ करके लिखें तो आंसर कुछ ये वाला आएगा 774 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दीजिए। देखिए यहां पर है डेसिमल, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो भी 10 की पावर में 3 आएगा। अब यहां पर किस तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन रखना है और ये सब किस तरह से करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं।
तो यहां पर फिर हमने जस्ट 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने थे। जब इस 4 को ड्रॉप करेंगे तो 4 क्योंकि 5 से लेस है, पिछला 7 इफेक्ट नहीं होगा, तो 7.77 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब ये जो 10⁻³ है ये एक्चुअली क्या है, किलो है, क्योंकि किलो एक प्रीफिक्स है जो कि 10⁻³ के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 7.77 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां पर फिर हम आंसर में यही लिख देंगे द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज 7.77 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि यही पूछा था कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो हमने भी ये लिखना है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज 7.77 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये है इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर सॉल्यूशन कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करके करेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.8। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, स्पेस स्टेशन हैज ए रेडियस ऑफ 20 मीटर। कहते हैं कि एक स्पेस स्टेशन है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर है, एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। यहां पर एक्चुअली कह रहा है कि एक स्पेस स्टेशन है, जिस तरह कि मैंने आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले लेक्चर में समझाया था, और उस स्पेस स्टेशन का जो रेडियस है वो कितना है 20 मीटर, और वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है 0.5 रेडियन पर सेकंड। ऑब्वियसली ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। अब जब वो 0.5 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो हमने यही कहा था कि जब वो रोटेट करेगा तो वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होगी। तो कहता है कि यहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो क्रिएट हुई है, जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स जिसमें प्रेजेंट है स्पेस स्टेशन में, वो कितनी होगी। तो यहां पर एक्चुअली आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करने का क्या मतलब है कि हमने वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें फील कर रहे हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा की हेडिंग में क्या लिखेंगे, जो कुछ गिवन है। रेडियस कितना है 20 मीटर, तो क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 20 मीटर। ऑलरेडी ये ऐसा यूनिट में है। अब नेक्स्ट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और ये क्या है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय एस्ट्रोनॉट्स। कहता है कि उस स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट हैं वो कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है। अब अगर आपने वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला लेक्चर सुना हुआ होगा तो वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, और जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस स्पेस स्टेशन में। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी डेट इज, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन experienced by astronauts in space station, क्योंकि उसने खुद स्पेस स्टेशन ही ऊपर कहा हुआ है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AC से, तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट हेडिंग फार्मूला की होगी, तो फार्मूला की हेडिंग लगा दीजिए। अब यहां पर कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, बार बार हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो वही वाला फार्मूला यूज कर देंगे, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब क्योंकि यहां पर आपको क्या दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंस V इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिंस V इज इक्वल टू आर ओमेगा कमसो, जब V आर ओमेगा इक्वल होगा तो यहां पर क्या कर देंगे, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा इसका स्क्वायर ओवर आर। ये वाला जो है ये एक्चुअली रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, जो कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, देन यहां से दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू, अब ये क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये आर मल्टीप्लाई बाय आर है तो एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाकी बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब ये जो वैल्यूज हैं आर की और ओमेगा की, इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाकर इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। AC इज इक्वल टू,
आर ओमेगा स्क्वायर, पहले आर है तो आर कितना है 20 मीटर, 20 मीटर आर आ रहा है। अब ओमेगा कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, तो किस तरह से लिखेंगे 0.5 रेडियन पर सेकेंड और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां पर ओमेगा स्क्वायर था। अब यहां से ए सी किस इक्वल आ जाएगा, देखें 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब यहां पर इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर आता है 5 और यहां से यूनिट क्या मिलेगा मीटर, यहां से क्या मिलेगा सेकंड पावर -1 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सेकंड पावर -2 हो जाएगा और फाइनली यूनिट क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का यही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन तो क्योंकि रेशियो है तो उसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आंसर में कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, वही वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, दी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन दी स्पेस स्टेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस तरह से लिखेंगे दी आर्टिफिशियल ग्रेविटी experienced by astronauts on the space station is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला न्यूमेरिकल 3.8 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.9। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए बाईसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहते हैं कि एक बाईसाइकिल व्हील है जो कि रोटेट किए जा रहा है, घूम रहा है। अब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर फिर हमने फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को फाइंड करना है। तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो डेटा लिखेंगे, डेटा की हेडिंग लगाएंगे और यहां पर डेटा लिख देंगे। डेटा में सबसे पहली चीज क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो उसकी वैल्यू क्या है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -1। और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को भी डेटा में लिख दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। रिक्वायर्ड की हेडिंग में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखें अब यहां से आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है वो कहां से डिसाइड होगा, डेटा और रिक्वायर्ड को देखते हुए। अब आपके जहन में आ रहा होगा एक फार्मूला तो है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लेकिन ना यहाँ पर एम है ना आर है, फिर वो वाला फार्मूला तो हम नहीं यूज करेंगे। फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इससे अगर हम आई को सेपरेट कर लें, आई को एक जगह पर कर लें तो क्या हो जाएगा एल आवर ओमेगा। यहां पर एल की वैल्यू भी पुट कर दें, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो आई निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और आई निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग होगी। तो सॉल्यूशन की हेडिंग में क्या करना है कि इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आई इज इक्वल टू एल आवर ओमेगा। एल की क्या वैल्यू है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। यहां पर देखिए 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 5, यूनिट क्या बनेगा सेकेंड पावर -1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी क्या बचेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रेडियन तो क्योंकि एक रेशियो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर आंसर की हेडिंग लगाएंगे और यही वाला आंसर उठाकर आंसर की हेडिंग में लिख देंगे किस तरह से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of bicycle wheel is 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट यही होता है। इसका मतलब है कि जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3.10। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए डाइवर कम्स ऑफ ए बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन, यानी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट अप, लेग्स स्ट्रेट डाउन, गिविंग हिम ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब वो इस पोजीशन में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट हिज रोटेशन एक्सिस। ऑब्वियसली डाइवर इस तरह से बोर्ड पर प्रेजेंट है, जब वो जंप करेगा बोर्ड पर, डाइविंग बोर्ड पर, तो इस तरह से एयर में जाएगा। अब इस वक्त क्या है, यहां पर उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा? 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट। देन ही टक्स इनटू स्मॉल बॉल। जब वो एयर में जाता है तो वो एक स्मॉल बॉल में टक हो जाता है, यानी अपनी आर्म्स और लेग्स को इन्वर्ट कर लेता है। इसको हम कहते हैं टक्ड पोजीशन, जिसमें वो अपनी बॉडी को एक बॉल की शेप दे लेता है, डिक्रीजिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इस सेंटर एक्सिस के अबाउट जब वो टक पोजीशन में है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। While tucked, he makes 2 complete rotations in 1 second। कहता है कि इस टक पोजीशन में वो 2 रोटेशंस कंप्लीट करता है। कितनी रोटेशंस? 2 रोटेशन कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। If he had not tucked at all। अब कहता है कि अगर वो टक हुआ ही नहीं है तो उस केस में हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकेंड। तो फिर 1.5 सेकेंड में वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा जब वो बोर्ड से वाटर में जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसका सिनेरियो ही बता रहा है कि ये अ मैन डाइविंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड, जो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उससे रिलेटेड है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व रहने का क्या मतलब है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यही हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब इसमें I1 क्या है, I2 क्या है, ओमेगा 2 क्या है और ओमेगा 1 क्या है? व्हाट आर दीज? ये सारी चीजें क्या है, यहां पर हमने ये चीज समझनी है। अब एक्चुअली तो हम कह देते हैं कि ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही तो इनिशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम आपस में इक्वल होंगे। यानी यहां पर ये जो I1 है, फिर ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरह ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन यहां पर हमने कैसे देखना है? यहां पर हमें एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि टक्ड पोजीशन से पहले जो उसका एंगुलर मोमेंटम था वो हम कहेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। यानी जब उसने अपनी आर्म्स को अपवर्ड और लेग्स को डाउनवर्ड किया हुआ है, इस पोजीशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इस पोजीशन में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम कहेंगे इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो यहां पर वो क्या कह रहा था? डाइवर कम्स ऑफ ए बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन, यानी आर्म्स स्ट्रेट अप और लेग स्ट्रेट डाउन, यानी इस पोजीशन में है। तो यहां पर जो भी वो बात कर रहा है दैट वुड बी I1 ओमेगा 1, यहां से हमने ढूंढना है। तो यहां पर कहता है कि इस पोजीशन में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है? 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी I1 कितना है? 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देन टक्स इनटू स्मॉल बॉल। अब इसके बाद जो वो बात कर रहा है वो इस टक्ड पोजीशन की कर रहा है। इसका मतलब है अब जो वैल्यूज आएंगी न्यूमेरिकल में इस पॉइंट के बाद वो इस केस के लिए होंगी, तो उसमें फिर हमने I2 और ओमेगा 2 ढूंढना है। तो किस तरह से लिखेंगे? देन टक्स इनटू ए स्मॉल बॉल डिक्रीजिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, यानी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जब वो टक्ड पोजीशन में है। तो टक्ड पोजीशन का हमने क्या कहा है कि I2 है, तो I2 कितना हो जाएगा? 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड। अब 2 कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है? 2 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 रेवोल्यूशंस, यानी कि हमारे पास 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएंगी। अब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। देखिए वो कह रहा है कि जब टक पोजीशन में है तो इस तरह से है। टक पोजीशन के लिए हमने कौन सा लिया है? ये चीज। तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा 2 हो जाएगा। अब ये वाला एंगुलर मोमेंटम किस वक्त था? जब उसकी लेग्स जो है वो स्ट्रेट डाउन थी और जो आर्म्स थी वो स्ट्रेट अप थी। यानी इसका मतलब है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है वो यहां पर पहले ओमेगा 1 है, क्योंकि वो क्या कह रहा है
कि हाउ मैनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम बोर्ड टू वाटर, और कंडीशन क्या है, इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, कि जब वो टक नहीं हुआ यानी उसकी आर्म्स स्ट्रेट अप और लेग स्ट्रेट डाउन है, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है। इसका मतलब है कि पहले हमें ओमेगा 1 फाइंड करनी है, और फिर इसी पोजीशन में व्हेन ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल हमने रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है जब टाइम कितना हो 1.5 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड में वो जितनी रेवोल्यूशंस मेक करेगा जब उसकी पोजीशन टक्ड हुई नहीं है उस केस में। तो फिर यहां से अगर हम इसको मजीद लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। देखें कितनी रेवोल्यूशंस उसने की हैं कितने टाइम में, ये क्या बताएगा कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर में बातें बताई हुई हैं। सो यहां से फिर अगर हम थीटा फाइंड कर लें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी, तो इसका मतलब है कि ओमेगा 1 की जो वैल्यू यहां से आएगी उसको हम यहां पर पुट करेंगे, और टी की वैल्यू जो 1.5 सेकंड है उसको हम यहां पर पुट करेंगे, तो थीटा निकल कर आ जाएगा, यानी रेवोल्यूशंस निकल कर आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड है। तो यहां पर फिर सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। ये सारे का सारा रफ वर्क था, जस्ट आपको इस न्यूमेरिकल का सेंस देने के लिए कि एक्चुअली इसमें कहा क्या जा रहा है। तो डेटा की हेडिंग लगाएंगे और डेटा में क्या लिख देंगे, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो कितना है, इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपको ये बात समझ आ चुकी है कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है, जब आर्म्स स्ट्रेट अप हैं और लेग स्ट्रेट डाउन है, और फाइनल कौन सी पोजीशन है, टक्ड पोजीशन है। टक पोजीशन के लिए हम I2 ओमेगा 2 कह रहे हैं, तो यहां पर इसलिए हमने I2 लिया है, और टक पोजीशन में कितना था 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सो I2 इज इक्वल टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, ओमेगा 2 क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अभी कितनी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब यहां पर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली हमने जो थीटा की वैल्यू निकालनी है वो भी हमने रेवोल्यूशन से निकालनी है, वो कह रहा है कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। तो यहां पर देखें, अगर हम रेवोल्यूशंस लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहां से अगर ओमेगा 1 निकाला जाए तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ओवर I1, इस तरह से हो जाएगा अगर यहां से हम निकालें तो। अब देखें यहां पर I और I की रेशो आ रही है, तो इनके यूनिट्स तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ओमेगा 1 है इसका ये यूनिट आएगा जो ओमेगा 2 का है, यानी यूनिट्स एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर रेवोल्यूशन भी रहेगा तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि हमने फाइनल आंसर भी रेवोल्यूशंस में ही फाइंड करना है। अब और हमें क्या गिवन है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। देन नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लिख दीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक बात याद रखें, जिन केसेस में हमने लॉ को यूज करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर पहले हम सेकंड चैप्टर में करते रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहां पर हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पर बढ़ जाते थे, इसको हम सॉल्यूशन में ही लिखेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेडिंग क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब यहां से ओमेगा 1 को सेपरेट कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ओवर I1। पुटिंग वैल्यूज को उठाकर पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले I2 की वैल्यू पुट करनी है, I2 कितना है 3.6,
3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू, साथ में किस चीज की वैल्यू है ओमेगा 2 की, तो ओमेगा 2 क्या है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय I1, तो I1 की क्या वैल्यू है 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहां से ओमेगा 1 क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18, तो आंसर आता है 0.4। क्या आंसर आता है 0.4। और यहां से यूनिट क्या आएगा, देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रेवोल्यूशन पर सेकंड ही बच जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आ गई 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि ये वाले जो यूनिट्स हैं ये कैंसिल हो चुके हैं। अब ये जो रेवोल्यूशन पर सेकंड है ये दूसरे यूनिट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो फिर उस केस में हम इसको रेडियन में लिखते हैं SI यूनिट्स में, लेकिन यहां पर हम इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिख सकते हैं और हमने जो फाइनल आंसर है उसको भी रेवोल्यूशंस में ही एक्सप्रेस करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एज वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो पुटिंग वैल्यूज यहां पर भी क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 कितना है यहां पर अभी हमने फाइंड किया 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड इनटू टी, टाइम कितना है 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, अगर आप 0.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.6। अब सेकंड पावर -1 और सेकंड पावर 1 ये क्या हो जाएंगे, बेसिस से में पावर ज्यादा हो जाएंगे, -1 + 1 तो सेकंड पावर 0, सेकंड पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा रेवोल्यूशन। और यही आंसर है इस न्यूमेरिकल का, थीटा इज इक्वल टू 0.6 रेवोल्यूशन। तो यहां पर फिर नीचे आंसर की हेडिंग लगा देंगे, आंसर की हेडिंग में यही वाला सेंटेंस लिख देंगे जो न्यूमेरिकल में पूछ रहा था, if he had not tucked at all how many revolutions would he have made in 1.5 second from board to spring। तो डाइवर की बात हो रही है, डाइवर मेड किस तरह से लिखेंगे, डाइवर मेड 0.6 रेवोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड टू वाटर, फ्रॉम बोर्ड टू वाटर, यानी उसने बोर्ड से वाटर में जाने के लिए कितनी रेवोल्यूशंस की है 0.6 रेवोल्यूशन। तो यहां पर इस तरह से आपने आंसर के लगाकर ये चीज भी लिख देनी है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.10 भी यहां पर कंप्लीट होता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स 3.6 to 3.10 सॉल्व किए हैं और ये तमाम न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए अगर आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।